नमस्कार। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के अपवाह तंत्र, या हम कहें राजस्थान का अपवाह प्रणाली। राजस्थान का अपवाह तंत्र या हम कहें अपवाह प्रणाली। अब इसमें सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है अपवाह तंत्र, कि अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र का मतलब है या प्रणाली का मतलब है कि किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विशेष व्यवस्था है। क्या है? विशेष व्यवस्था है। आई बात समझो? क्या है कि किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक विशेष व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्या होता है? जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर एक विशेष प्रवाह मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? एक विशेष प्रवाह मार्ग बनाती है। एक विशेष प्रवाह मार्ग बनाती। आगे बात सोचो क्या है। देखो कि भी ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ये नदी आई, ये मुख्य नदी है, इसके साथ में ये सहायक नदी आई, इससे आके मिली, फिर एक सहायक नदी आई, फिर आके मिली, फिर एक सहायक नदी आई, मिली। इस तरह जब नदी आके मिलती गई और फिर वो एक जाके किसी भी समुद्र, किसी भी आपके जलीय क्षेत्र में जाके गिरे, तो वो एक विशेष व्यवस्था बनाती है। वो ढाल का अनुसरण करती है और उसी के साथ सभी नदियां मिलकर एक विशेष दिशा में अपना मार्ग बनाती है। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उसे अपवाह तंत्र या प्रणाली कहा जाता है। ऐसे एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप। अगर आप अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह प्रतिरूप होता है कि किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक ज्योमितीय प्रतिरूप। कैसा कहें हम? किसी क्षेत्र में नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ज्योमितीय स्वरूप तथा स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आई बात सोचो। इसका कोई एक आधा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कि मैदानी भाग में क्या होगा? अगर हम मैदान में देखें तो एक मुख्य नदी आती है और उससे बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। इस तरह इधर से आई एक नदी, इधर से आके मिली, इधर से आके मिली, फिर एक नदी इधर से आके मिली, इधर से आके मिली, इधर से मिली। इस तरह बहुत सारी नदियां आकर आपस में एक दूसरे से मिलती है। जब बहुत सारी नदियां मिलती है तो ये हमें कुछ देखने में कैसा लगता है? एक वृक्ष के शाखाओं के आकार जैसा लगता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या कहा जाएगा? वृक्षाकार प्रतिरूप। मैदानी भाग में, खासकर हमारे जो उत्तरी का विशाल मैदान है, उसमें इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर हम कहें तो यदि किसी पर्वत के चारों तरफ नदी इस तरह गोल आकार में घूम के प्रवाहित हो, चाहे वो एक नदी हो चाहे कई नदियां मिलकर, तो इस तरह जो गोल आकार में घूमकर आगे बढ़ना शुरू करे, तो इस तरह की नदियों को क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप। क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप। हालांकि हम राजस्थान में प्रतिरूप नहीं पढ़ते, भारत के भूगोल में आप प्रतिरूप ढंग से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलता है?
अर्य प्रतिरूप देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? तो क्या होता है भाई, ये सामान्य सी बातें हैं जो, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि भाई आप सब सीधा इसके परिभाषा पूछेंगे, लेकिन हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है, कि सहायक नदियों, मुख्य नदियों और सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक विशेष व्यवस्था है, ठीक है, या हम कहें एक विशेष प्रवाह मार्ग। और प्रतिरूप क्या है कि एक निर्मित एक ज्योमितीय स्वरूप है और तथा स्थानिक व्यवस्था है। तो वो क्या है, वो एक निर्मित एक विशेष रूप धारण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिरूप। आगे बात करें, हम बात करेंगे कि राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषता क्या है। क्या है भाई, राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषता क्या है, अपवाह तंत्र की विशेषता क्या है। देखो, जिस हिसाब से पेपर में प्रश्नों का स्टैंडर्ड अब बढ़ता जा रहा है, तो हमें बेसिक चीज़ हर पता होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं होना चाहिए कि हम केवल जो है नदियों के उत्पत्ति, उद्गम, फिर कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं, उतना रट लें, वो हो गया काम। आजकल प्रश्न थोड़े से क्लिष्ट आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखें, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं, कि जो राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियां यहाँ की भूगर्भिक जो स्थिति है, यहाँ का जो धरातल है, यहाँ की जो जलवायु है, उससे विशेष रूप से नियंत्रित है, उनके द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित। तो क्या है कि राज्य का अपवाह तंत्र, राज्य का अपवाह तंत्र राजस्थान की भूगर्भिक स्थिति, धरातल, और धरातल में भी क्या, विशेष रूप से अरावली, विशेष रूप से अरावली, वह जलवायु द्वारा नियंत्रित है, वह जलवायु द्वारा नियंत्रित है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे, हालांकि एक सामान्य सी बात है, हर क्षेत्र की नदियां इसी तरह अपने नियंत्रित होती है। ऐसे ही हम बात करें तो राज्य का जो कुल अपवाह तंत्र है, राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 60% से अधिक भाग, 60% से अधिक भाग आंतरिक अपवाह का हिस्सा है। अधिक भाग अंतः प्रवाही नदियां हैं। कैसी है, अंतः प्रवाही नदियां हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में हैं। देश में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां कहाँ हैं, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। क्यों है भाई ये सब ज्यादा, क्योंकि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। क्या है, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। आगे में क्या क्या विशेषता है कि भूगर्भिक स्थिति, खासकर हम बात करें अरावली से ये प्रभावित है। 60% से अधिक भाग कैसा है, अंतःप्रवाही नदियां हैं, और देश में सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां कहाँ पर है, राजस्थान में। और क्या विशेषता है, और विशेषता है कि जो हमारी अरावली है वो अपवाह तंत्र को क्या करती है, विभाजित करती है। अपवाह तंत्र को क्या करती है, विभाजित करती है। कैसे करती है कि हमने अरावली के समय बात की थी, जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, हमने कहा था कि क्या करती है, जो इसके पश्चिम में नदियां चलती है, तो पश्चिम में नदियां कहाँ जाती है, अरब सागर। पश्चिम में नदियां अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और पूर्व में नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बात समझे, और क्या विशेषता है। देखो, राजस्थान की अधिकांश नदियां, हम कहें अधिकतर नदियां, राज्य की अधिकतर नदियां कैसी है, राज्य की अधिकतर नदियां वर्षा पर निर्भर है। सबको पता है किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। या हम कहें बरसाती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ नित्यवाही नदियां है ही नहीं, एक है। कौन सी, केवल चंबल एकमात्र नित्यवाही नदी है। कौन सी,
चंबल एकमात्र नित्यवाही नदी है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि ये भी वर्षा पर निर्भर है, लेकिन ये साल भर चलती है, इसका भी जल स्तर ऊपर नीचे होता है लेकिन साल भर चलती है। ऐसे हमें ध्यान रखना है कि राज्य में देश के कुल सतही जल का, सतही जल जानते हो जो सतह के ऊपर होता है, कुल सतही जल या हम कहें नदीय जल का केवल 1.16% ही प्राप्त है। अगर पूरे देश के नदीय और सतही जल की बात कर लें, जिसमें तालाब भी शामिल है, नदियां भी शामिल हैं, पोखर भी शामिल हैं, झीलें भी शामिल हैं, उन सबको हम अगर बात कर लें तो पूरे देश का केवल 1.1% जल जो है वो राजस्थान में है। ऐसे ही राजस्थान में देश के भूजल का, यानी जो धरातल के अंदर है, भूजल का केवल 1.67% ही प्राप्त है, ये ध्यान रखना। इसीलिए राजस्थान को शुष्क राज्य का दर्जा दिया गया है। हालांकि हम लोग कब से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो विशेष राज्य वाली प्रक्रिया या प्रथा ही समाप्त हो चुकी है। तो ये सब कारण है जिससे हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आई बात समझे? क्योंकि बाहर के लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये लोग आज भी जो है वो मटका घड़ा भर के जो है पानी ला रहे होंगे, इनका कोई भी इनके पास जल स्रोत नहीं है। महिलाओं के पास वो भी वैसे सोच रहे होंगे कि 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ से ट्रक भर के ला रहे हैं, जल की व्यवस्था है ही नहीं। हालांकि वर्तमान में बहुत चीज़ें बदल गई है, लेकिन सतही जल हमारे पास कितना है? केवल 1.16%, और भूजल कितना है? केवल 1.67%। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र का वर्गीकरण करते हैं। राज्य के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कितने भागों में बांटोगे भाई? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से भागोगे? जैसे अरब सागर अपवाह, क्या कहोगे? अरब सागर अपवाह। अरब सागर अपवाह का मतलब क्या है? कि वे नदियां जो अरब सागर में गिरती है। फिर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह, बंगाल की खाड़ी का अपवाह, यानी वे नदियां जो बंगाल में खाड़ी में गिरती है। और तीसरा जो है वो है आंतरिक अपवाह, और हम जानते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा तो है ही क्या? आंतरप्रवाही नदियां हैं। वही बात समझे? अगर हम बात करें अरब सागर अपवाह में तो कौन कौन सी नदियां होगी? तो इसमें हम जानते हैं सबसे प्रमुख नदी में कौन सी है? लूणी नदी है, माही नदी है, सोम है, जाखम है, सोम है, जाखम है, ऐसे आप साबरमती है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है। ये सब किस में आ जाएगी? ये सारी की सारी नदियां अरब सागर अपवाह में आ जाएगी। ऐसे अगर बंगाल की खाड़ी में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई? चंबल है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है। फिर हम बात करते हैं चंबल की और कौन सी है? काली सिंध है, काली सिंध है। फिर हम बात करें तो पार्वती है, परवन है, बेड़च है। ये सारी जो नदियां जो आती है सारी, ये सारी की सारी नदियां किस में आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी के अपवाह में आ जाएगी। ऐसे अगर आपसे बात करें आंतरिक अपवाह में कौन सी होगी, तो आंतरिक अपवाह आपने जैसलमेर वाली काकने है, कांतली है, ठीक है, साबी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो घग्गर है, सबसे लंबी नदियों में से, ठीक है, रूपनगढ़ है, ठीक है, मेंथा है। तो ये सारी जो नदियां जो हैं ये कैसी है? ये आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। तो राजस्थान के अपवाह जो तंत्र है इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद हम बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल करते। आई बात समझ? आज हम शुरू करते हैं, वो है हमारा अरब सागर अपवाह तंत्र। कौन सा है? अरब सागर अपवाह तंत्र। और इस अरब सागर अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे आज, वो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है लूणी नदी। क्या बोलते हैं इसको? लूणी नदी। क्या विशेषता है, कहाँ से क्या उद्गम होता है, ये सारी चीजें हम सब एक एक करके जानेंगे। आइए समझ। सबसे पहले इसको मैप से समझते हैं, उसके बाद एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करें। लूणी नदी का उद्गम होता है, वो होता है अजमेर में एक पहाड़ है नाग पहाड़।
हम सब जानते हैं, हमने अपने जब अरावली पढ़ा था तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी हाइट है 795 मीटर, सबको पता होना चाहिए। नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है और यहाँ इसका नाम होता है सागरमती। क्या नाम होता है? सागरमती। फिर इसके पास एक नदी आके मिलती है, वो कहाँ से आती है? पुष्कर से। कहाँ से आती है? पुष्कर से आती है। पुष्कर से आती है। वहां से जो नदी आती है उसका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। और ये आके इससे मिलती है एक जगह है जिसका नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है जगह का? नाम क्या है भाई? इस जगह का नाम है गोविंदगढ़। कहाँ आकर मिलती है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। यहां से फिर ये नदी लूणी कहलाती है और फिर यहां से होते अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर हम बात करें तो अब जो क्षेत्र आ गया, पहले पाली था, अब वो क्षेत्र आ गया ब्यावर में, फिर जोधपुर, फिर बालोतरा, बाड़मेर और जालोर होते हुए ये नदी कहाँ चली जाएगी? ये आपके चली जाएगी कच्छ के रण में। आगे बात समझो। तो इस तरह ये नदी चलती। आगे बात समझो, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम हुआ आपके नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से जब ये निकली तो इसको क्या कहा? इसको कहा सागरमती। और फिर ये सागरमती से आपके निकल कर ये आपके आगे बढ़ी, गोविंदगढ़ में आई। गोविंदगढ़ में इसको क्या कहा? आपके गोविंदगढ़ में आगे कौन सी मिलती? सरस्वती। और सरस्वती जब आके मिलती है तब ये बन जाती है अपने लूणी नदी। अब एक एक करके हम एक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, इससे एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जोजुड़ी। कौन सी सहायक नदी आके मिलती है? जोजुड़ी। और ये आती है आपके नागौर में, एक जगह है पोंडलू गांव है, वहां से आकर मिलती है, जोधपुर में लूणी से मिल जाती। फिर एक नदी आती है जो आपके अजमेर से आती है जिसका नाम है लीलड़ी। लीलड़ी के बाद में इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है बांडी। क्या नाम है? बांडी। और बांडी से आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है गुइहा। क्या नाम है? गुइहा। बांडी के बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम है सूकड़ी। क्या नाम है? सूकड़ी। सूकड़ी के बाद में एक और नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी। फिर इसे एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है जवाई। क्या नाम है इसका? जवाई। और जवाई के बाद में इससे आगे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सागी। इसका क्या नाम है? सागी। और इसके बीच में एक और इससे आगे नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं खारी नदी। खारी नदी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका अफवाह माने और इस तरह चलें तो ज़्यादातर सभी नदियां कौन से में आ रही है? बाईं साइड में। और जो दाईं दिशा है उसमें सिर्फ एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जोजुड़ी। आगे बात समझो, ठीक है। और अब हम इसके बारे में और चीज़ें और बात करते हैं एक एक करके। अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो है नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लगभग सेंटर से नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से होती हुए ये इस तरह आगे बढ़ती है और ये आगे चली जाती। आगे बात समझो। अब क्या विशेषता है? कहाँ से निकली? नाग पहाड़ से। फिर कहाँ गई? फिर ये गई नागौर में। कहाँ गई? नागौर में। नागौर के बाद में कौन सा इस जगह आ जाएगा? पाली। अभी कौन सा भाग आता है ज़्यादातर वाला? ब्यावर वाला। फिर कहाँ आ गया? जोधपुर। जोधपुर से फिर ये किस में गई? बालोतरा में। किस में गई? बालोतरा। और बालोतरा से फिर ये किस में आई? बाड़मेर में। और बाड़मेर से फिर किस में गई? जालोर में। और जालोर से ये किस में चली जाएगी? कच्छ के रण में। कहाँ चली जाएगी? कच्छ के रण में। यहाँ जाके ये समाप्त हो जाती है। आगे बात समझे। तो मैप में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह ये नदी चलती। अब एक एक करके हम इन सब पूरे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसके अनेक नाम है। नाम क्या क्या है? जैसे इसको लवणवती कहते हैं, लवणाद्री कहते हैं, लवणवारी कहते हैं। ऐसे इसके कई नाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इसको कालिदास जो है वो क्या कहते हैं? कालिदास इस नदी को अंतःसलीला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःसलीला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःसलीला कहते हैं।
ऐसे इसके और खूब सारे उपनाम हैं। जैसे इसको मरुगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुगंगा कहा जाता है। इसे मीठी खारी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। क्या कहा जाता है? मीठी खारी नदी कहा जाता है। ऐसे इसको पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। तो ये इसके बहुत सारे उपनाम हैं, या इसकी बहुत सारी इसको संज्ञाएं दी जाती। आगे समझे। अब ये नदी देखो, जब वहां से नागपाड़ से निकली तो उद्गम के समय इसको क्या कहते हैं? तो उद्गम के समय इसको सागरमती कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं। फिर क्या होता है? फिर गोविंदगढ़ में इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गोविंदगढ़ में कौन सी आती है? सरस्वती नदी आकर मिलती है। कौन सी मिलती है? सरस्वती। सरस्वती नदी कहां से आती है? कहां से आती है? पुष्कर से आती है। पुष्कर से आती है। और फिर ये क्या कहलाती है? फिर ये लूनी कहलाती है। आगे बात समझो। फिर ये क्या कहलाती है? फिर ये नदी लूनी कहलाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी कुल लंबाई है वो है आपके 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। और इस 495 में से ये 320 किलोमीटर, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा हरिमोहन सक्सेना साहब कह रहे हैं कि 320 किलोमीटर जो है वो ये राजस्थान में चलती है। तो राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर। हालांकि कई जगह 330 भी लिखी मिलती है, और कुछ तो गाइड तो 350 भी लिखते हैं। आई बात समझे। तो कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी चलती है? 320 किलोमीटर ये चलती। क्या विशेषता है इसकी? और इसकी विशेषताएं हैं कि ये जो लूनी नदी है इसकी दिशा क्या है? तो इसकी दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसकी दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और यही जो है आपके मरुस्थल का ढाल है। पश्चिम मरुस्थली का ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और उसी ढाल का अनुसरण ये करते हुए चलती है। क्या क्या विशेषता है? कि पूर्णतः बरसाती नदी है। क्या विशेषता है? पूर्णतः बरसाती नदी है। केवल वर्षा ऋतु में ही चलती है, ये हमें ध्यान रखना है। और अभी वैसे ही वर्षा ऋतु है, तो आप देखोगे कि बालोतरा के आसपास वाला जो भाग है जहाँ ये नदी आती है, वहाँ लोग जो है नृत्य करते हुए चुनरी उड़ा रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक खुशी का पल होता है यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए। ठीक है। क्या विशेषता? और अब जब बालोतरा की बात आ गई तो इसका जो जल है वो जल बालोतरा तक मीठा है। कितना मीठा है भाई? बालोतरा तक क्या है? मीठा है। उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों को श्राप मिला हुआ है, कुछ कहते हैं मल्लीनाथ जी ने श्राप दे रखा है, बहुत सारी किंवदंतियाँ चलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिमी राजस्थान खासकर मारवाड़ के लोग और बालोतरा वाले लोग बहुत भोले लोग हैं, उनको कौन क्यों श्राप देगा। तो ये यहाँ पर क्या है? आगे जो है, आगे प्रवाह मार्ग में सोडियम की मात्रा अधिक होना। कैसी चट्टानें ज़्यादा हैं? सोडियम युक्त। तो सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जल कैसा हो जाता है? इसका जल खारा हो जाता है। के कारण इसका जल खारा हो जाता है। खारा हो जाता है। आगे और क्या विशेषता है? कि ये जो नदी है यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की ओर चलती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की ओर चलती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की ओर चलती है। किधर चलती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से न्यून वर्षा वाले क्षेत्र की ओर चलती है। हम सब जानते हैं। ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी? कि क्योंकि हम जानते हैं कि बालोतरा, बाड़मेर ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो बालोतरा के जो है का जो धरातल है वो सपाट है। कैसा है? धरातल कैसा है?
सपाट है, इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए अधिक वर्षा के समय बालोतरा में बाढ़ जाती है। अधिक वर्षा के समय बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। तो ये सवाल आया हुआ है, क्या पूछा हुआ है उसमें यही कहा गया है कि जब अजमेर में अधिक वर्षा हो जाती है या अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो किस क्षेत्र में जो है बाढ़ आ जाती है। तो कहाँ बाढ़ आ जाती है, बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। आई बात समझे। तो कहाँ, अजमेर में अधिक वर्षा, अजमेर में अधिक वर्षा, बालोतरा में बाढ़। आगे बात समझ में, बालोतरा में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और क्या बात करें, अगर हम बात करें राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र की, क्या बात करें कि राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4%, लगभग 10.4% भाग इसके अधीन है। किसके अधीन है, लूणी के, इसके अधीन है। कुछ ऐसा ही 10.4% आपको याद आ रहा होगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्र, भारत का कितना प्रतिशत भाग है, तो वो भी 10.4% है। और राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.4% जो है वो अपने लूनी नदी में समाहित है। और क्या विशेषता है कि जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किस दृष्टि से, जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है भाई, तो इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है, भाई, वो है अपना 34,250 वर्ग किलोमीटर। 250 वर्ग किलोमीटर। ऐसा कौन बता रहे हैं, ऐसा हरिवंश सक्सेना साहब बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप एच एस शर्मा साहब की बात करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं 34,866 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा माना गया है, किसको, 34,250 वर्ग किलोमीटर को। और अगर हम बात करें जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है, तो ये राज्य का कुल कितना है, राज्य का है ये 20.21%। 20.21% जो है ये राज्य का। आगे बात समझ में, तो हमने क्या बात की कि जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है, 34,250 वर्ग किलोमीटर। और यह राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यह है 20.21% है। आगे बात समझे, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने लूणी नदी के बारे में बात की। अब अगर हम इससे बात करें तो इससे सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, तो इसकी सहायक नदियां हैं, हमको नाम भी याद रखना है, कई बार सीधा सहायक नदियों से तो प्रश्न आता ही आता है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपके कौन सी है, जैसे जोजड़ी, सबसे पहले बात किसकी करेंगे, जोजड़ी। फिर कौन सी है, लीलड़ी, जोजड़ी लीलड़ी। फिर कौन सी है, फिर है बांडी। बांडी की बात करें तो बाद में कौन सी है, सूकड़ी। सूकड़ी की बात करें तो मीठड़ी। सूकड़ी की बात करें तो मीठड़ी। फिर बात करें तो मीठड़ी के बाद में जवाई। जवाई के बाद में बात करें तो खारी। खारी के बाद में बात करें तो सागी। तो ये सब कुछ ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां। हम एक एक करके इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नदी है कौन सी है, वो है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी क्या विशेषता है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पोंडलू गांव। एक गांव है जिसका नाम क्या है, पोंडलू। पोंडलू गांव कहाँ पर है, नागौर में। पोंडलू गांव का है अभी, नागौर में से निकलती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से ये नदी कहाँ जाती है भाई,
फिर जोधपुर में जाकर ये लूनी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? जोधपुर में लूनी से मिल जाती है। जोधपुर में लूनी से मिल जाती है। क्या विशेषता है इसकी? कि भाई ये कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा कौन सा? दायां हिस्सा। तो दाएं हिस्से से मिलने वाली या दाएं भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी, दाएं भाग से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी। और क्या विशेषता है इसकी भाई? और इसकी विशेषता ये है, ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। कैसे भाई? एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम किससे नहीं होता? अरावली से नहीं होता। अरावली से नहीं होता है। अरावली से नहीं होता है। देखो मैं सब कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर आप साथ के साथ लिखते रहेंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी कंटेंट तैयार होगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है किसकी? जो जुड़ी की। आई बात समझ? हमने एक बार फिर से देख लो, पढ़ बात करते हैं जो जुड़ी की। क्या विशेषता है इसकी? कहाँ से निकली? पोंडलू गांव नागौर से निकलती है, जोधपुर के में आके ये लूनी में मिल जाती है और दाएं भाग में, ठीक है, ये कहाँ से आके मिलती है? दाएं भाग में आकर इससे मिलती है। ये हमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे बात समझ में? ठीक है। अगली जो अपनी इसकी सहायक नदी है वो है लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी। लीलड़ी, लीलड़ी कहाँ से निकलती है? लीलड़ी निकलती है आपके अजमेर में है जवाजा की पहाड़ियाँ। कहाँ से निकलती है? जवाजा पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती। कहाँ से निकलती है? जवाजा पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है। और ये जो पाली हम कहें, या अभी तो वो हिस्सा ब्यावर का आ गया। किसका आ गया भाई? ब्यावर का। वहाँ आकर लूनी नदी से मिल जाती, लूनी से मिल जाती, ठीक है। ध्यान रखें इसको। देखो कई बार क्या होता है कि आरपीसी कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछने लगी है आजकल, कि एक सेंटेंस दे रही है, पूरा कथन दे रही है कि जैसे चंबल की ब्राह्मणी नदी, उसके बारे में सवाल आया हुआ है, शायद संस्कृत डिपार्टमेंट का सवाल है। उसमें दे दिया गया कि अपने जो है चित्तौड़गढ़ से निकलने वाली नदी और भैंसरोडगढ़ के समीप आकर चंबल में मिलने वाली नदी, तो उसने बताया पहचान करो इनमें से कौन सी नदी है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों को भी एक एक करके देखें। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद जो आती है वो नदी हमारी कौन सी है? बांडी नदी। कौन सी आ जाती है? बांडी नदी। क्या है विशेषता इसकी? कि ये जो जगह है इसका नाम है हेमावास। हेमावास कहाँ है? पाली। तो हेमावास पाली से ये निकलती है, से इसका उद्गम होता है। हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है और ये जोधपुर की सीमा पर आकर किससे मिल जाती है? जोधपुर में लूनी नदी से मिल जाती है। जोधपुर में लूनी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? इसका क्या नाम है? बांडी नदी। आगे बात समझ में? अब इसकी विशेषता क्या है भाई? इसकी विशेषता है कि ये जो नदी है इसके इसी हेमावास पाली में, हेमावास पाली में इस पर हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास, इस पर हेमावास बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ भाई? हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास बांध बना हुआ है, ठीक है। और क्या विशेषता है? क्योंकि ये पाली में चलने वाली नदी है, तो हम जानते हैं पाली में सबसे ज्यादा कपड़े की रंगाई छपाई के लिए दो ही जगह फेमस है राजस्थान में, एक है पाली और एक है बालोतरा। वैसे कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा टेक्सटाइल के लिए? वो है भीलवाड़ा। लेकिन यहाँ रंगाई छपाई होती है इसलिए केमिकल का ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसे रासायनिक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक नदी कहा जाता है। इसे रासायनिक नदी कहा जाता है। आगे बात समझ में? किसको? बांडी नदी को। तो क्या विशेषता है? हेमावास पाली से निकलती है, जोधपुर में लूनी नदी से मिल जाती है। हेमावास पाली में इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है और इसे रासायनिक नदी कहा जाता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात समझे? अगली जो हमारी नदी है वो है आपके सूकड़ी नदी। कौन सी है? सूकड़ी नदी। कहाँ से निकलती है?
बाली, बाली तहसील किस में है भाई? पाली में। यहाँ में बाली पाली से में स्थित पहाड़ियों से निकलती, में स्थित पहाड़ियों से निकलती, पहाड़ियों से निकलती। और क्या विशेषता है? और विशेषता है कि कहाँ आके मिलती है? तो ये आके मिलती है आपके समदड़ी में। समदड़ी कहाँ है? समदड़ी अब तो बालोतरा में आ जाएगा। समदड़ी बालोतरा में लूनी से मिल जाती, से मिल जाती है। ये हमें थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और, क्या भी इसमें कोई बांध है? हाँ, एक बांध है इसमें। कहाँ बांध? इस पे जालोर में ही है शायद, जालोर में है तो ये समदड़ी में। हाँ, जालोर में, जालोर में इस नदी पर, इस नदी पर बांकली बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ भाई? बांकली बांध बना हुआ है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सी नदी है? सुकड़ी के बाद मीठड़ी नदी। कौन सी नदी है? मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी कहाँ से निकल रही है? मीठड़ी नदी निकल रही है, एक जगह है पांवला गांव। नहीं, ये पांवला नहीं है, सॉरी, वहाँ भी जाऊँगा। इसका नाम अपने, हाँ, पांवला गांव ही है। पांवला गांव है पाली में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जो है जोधपुर वाली सीमा पर आके लूनी नदी से मिल जाती है। इसी जो एक और इम्पोर्टेंट नदी है, वो कौन सी नदी है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो आप। वो आपकी नदी है, यह है जवाई। और जवाई कहाँ से निकलती है? जवाई एक जगह है जिसका नाम है गोरिया गांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरिया गांव कहाँ पर है? पाली में। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। आई बात समझे? इस नदी से उद्गम होता है। और क्या विशेषता है कि सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में इस नदी पर, इस नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। और जवाई बांध की क्या विशेषता है? इसे राजस्थान का, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको? जवाई बांध को। आई बात समझ में? हम ये भी जानते हैं कि एक परियोजना चलाई हुई है जिसका नाम है सई। सई परियोजना से इस जवाई बांध को क्या मिलता है? पानी मिलता है। सई परियोजना से, परियोजना से इस जवाई बांध को क्या मिलता है? पानी मिलता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो क्या अभी सुकड़ी, सुकड़ी क्या है? पाली, बाली में स्थित पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। समदड़ी में निकलती है। जालोर पर इस पे जो है आपके बांकली बांध बना हुआ, ये ध्यान रखना। मीठड़ी पांवला गांव है कहाँ पर? पाली में, वहां से निकलती है। ये आपके लगभग बाड़मेर में आके सलूनी नदी से मिलती है। फिर जवाई, जवाई इंपॉर्टेंट है। गोरिया गांव जो है पाली में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तहसील, तो बाली तहसील, बाली तहसील में है। ये इस पे आपके नाम, सॉरी, वहां से निकलती है। सुमेरपुर पाली में जो है इस नदी पर आपके जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और इसमें सही परियोजना के माध्यम से इसमें अपने जल की आपूर्ति की जाती है। उदयपुर से जल लाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे साबरमती नदी, उससे ये परियोजना संबंधित है। आगे बात समझे? और क्या विशेषता है इसकी? और कई जगह ये भी कहा जाता है कि यह लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लूनी की सबसे बड़ी सहायक, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है भाई? आपके जवाई नदी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात समझे? फिर आती है अगली नदी, कौन सी है? वो आपके खारी नदी। क्या विशेषता है? कि शेरगांव की पहाड़ियां, शेरगांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, पहाड़ियों से उद्गम होता है। और ये शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। और क्या विशेषता है इसमें? ये जवाई में जाके मिल जाती है। किस में जाके मिलती है? जवाई में जाके, जवाई मतलब किसकी सहायक नदी है? जवाई में मिल जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात समझे? और ऐसे ही एक लास्ट नदी है, वो है आपके सागी। जो सागी कहाँ से निकलती है? अगली नदी है वो है सागी। सागी कहाँ से निकलती है?
ये निकलती है सिरोही में, सिरोही में अरावली की पहाड़ियों से निकलती, अरावली की पहाड़ियों से निकलती। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। आगे समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी लूणी से संबंधित, हमने लगभग कोशिश की है फटाफट सारी चीजें अगर फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, लूणी नदी क्या क्या कहा जाता है इसको, इसे आपके लवणवती, लवणाद्री, आपके इसको अपने लवणाद्री, एक मिनट क्लास के बाद, और लवणवारी, ऐसे इसको अंत सलीला कहा कालिदास ने, मरुगंगा, मीठी खारी नदी आदि जानते हैं। जब उद्गम होता है तो इसको क्या कहता है, सागरमती कहते हैं। गोविंदगढ़ में इसको क्या कहते हैं, सरस्वती नदी आती है, फिर मिलने के बाद ये कौन सी नदी बनती है, ये लूणी नदी बनती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 320 किलोमीटर, ये हमने बात की थी। इसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ा, दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पूर्णतः बरसाती नदी है। जब बालोतरा तक पानी मीठा है उसके बाद इसका पानी खारा है। अधिक वर्षा से न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में चलती है। बालोतरा बाड़मेर में इसका धरातल स्पष्ट होने का यहाँ बाढ़ जाती है। प्रश्न आता है कि अजमेर में अधिक वर्षा हो तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो अजमेर में अधिक वर्षा हो तो बाढ़ आएगी आपके बालोतरा में। ये हमने बात की इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में हमने नदी कौन सी देखी, आपके सॉरी विशेषता इसकी, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% इसके अधीन है। जलग्रहण की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एरिया इसका कितना है, 34,250 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना है, 20.21%। फिर हमने एक एक करके इन सभी सहायक नदियों के बारे में बात की, ये हमें ध्यान रखना। अगली जो हमारी नदी है वो नदी है आपके माही नदी। कौन सी है भाई, माही नदी। माही नदी, माही नदी हम सब जानते हैं। माही नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, अगर एक बार मैप में देखें तो हम यहीं से देख लेते हैं। माही नदी को हेडिंग डाल देते हैं यहीं, माही नदी। माही नदी क्या विशेषता है, माही नदी का उद्गम होता है, वो होता है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अममोरू जगह का नाम क्या है, अममोरू में स्थित कौन सी पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियों में जो झील है उसको क्या नाम लिखा मिलता है, मेहद झील। क्या नाम मिलता है, मेहद झील। यहां से ये निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई ये आती है आपके कहाँ, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है खांदू। क्या नाम है, खांदू। खांदू बांसवाड़ा में ये आके ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर क्या, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है, और यहाँ से बनाते हुए ये फिर आगे किस तरफ चल रही है, पश्चिम की तरफ। पश्चिम में ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से होती हुई नीचे आएगी वापस किस में, दक्षिण पश्चिम की तरफ, फिर आ जाएगी डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होते हुए किस में चली जाएगी, ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में जाके किस में गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। आई बात समझो, कहाँ चली जाएगी, खंबात की खाड़ी जाके गिर जाएगी। आई बात समझो। अब यहाँ जो इसका ऊपरी भाग है इस नदी का, तो इस नदी के ऊपरी भाग में इस वाले भाग को कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। कांठल कहाँ कहते हैं, प्रतापगढ़ में। यदि हम बात करें तो माही नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। और ऐसे अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है बांसवाड़ा और उसमें बीच में, तो यहाँ एक मैदान स्थित है। इस मैदान को क्या कहते हैं, इसे 56 का मैदान कहते हैं, और ये हम पूरी मैदान में बात कर चुके हैं। आगे बात समझ में। ऐसे ही एक चीज़ और है जो ये कहा जाता है कि भाई ये जो इसका संगम स्थल है ये वाला, ठीक है, यहाँ आके 3 नदियाँ आके मिलती है, सोम, माही, जाखम। सोम इधर से, जाखम और माही तो खुद ही, इन तीनों नदियाँ जो आकर आपस में मिलती है, जिस जगह का नाम क्या है, बेणेश्वर। क्या नाम है, बेणेश्वर। बेणेश्वर। ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें एक और जगह है जिस जगह का नाम अभी हम देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस जगह को कहते हैं गलियाकोट। क्या कहते हैं, गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ पर है ये भी, डूंगरपुर में। क्या विशेषता है कि ये गलियाकोट डूंगरपुर भी यहीं स्थित है, और इसमें भी यहाँ पर आके आपसे एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है, अनास। क्या नाम है, अनास नदी, जो आकर इस गलियाकोट डूंगरपुर पे मिलेगी।
आगे बात समझे। तो ये इसका कुछ मोटा मोटा सी बात है। फिर अगर हम बात करें, अगर आप इसका प्रवाह मार्ग देखोगे तो इसका प्रवाह मार्ग कैसा है, उल्टा यू आकार का। तो कैसे आकार का है भाई, यू आकार का। प्रवाह मार्ग कैसा है इसका, यू आकार का है। ठीक है, क्या विशेषता है कि जो उल्टा यू बना रही होती है तो बीच में एक आपके अक्षांश चल रहा होता है। बीच में क्या चल रहा होता है, एक अक्षांश चल रहा होता है। इस अक्षांश का नाम क्या है, इसका नाम है 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे मैं कहूं कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो है आपके माही नदी। आगे बढ़ते, तो मोटे तौर पर हम देखें तो ये हमें इसका मैप हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बोर्ड में। ठीक है, क्या विशेषता भी, सबसे पहले इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। कौन सा जगह, जिला अममोरू जिला। अममोरू जिले में कौन सी पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ियाँ। विंध्याचल पहाड़ियों से, विंध्याचल पहाड़ियों में जगह का नाम पूछ ले कोई तो कौन सी, मेहद झील से। कौन सी झील से, मेहद झील से। आगे बात समझो, कहाँ से, मेहद झील से। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान में कहाँ करती है प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, खांडू बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, खांडू बांसवाड़ा। और क्या विशेषता है, कहाँ से चलेगी, प्रतापगढ़। पहले शुरू करते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर। इसमें क्या है, ये इसका अपवाह क्षेत्र है या अपवाह मार्ग है। क्या है भाई, अपवाह मार्ग है। आगे बात समझे, क्या है भाई, अपवाह मार्ग है। और क्या विशेषता है कि प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में इस नदी के तट को क्या कहते हैं, इस नदी के तटीय भाग को क्या कहते हैं, इस नदी के तटीय भाग को कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठल कहा जाता है, कांठल कहते हैं, ये हमें पता है। ऐसे हम पढ़ चुके हैं आगे क्या, कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़े के बीच में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में क्या है, इस नदी के अपवाह क्षेत्र में के मध्य 56 का मैदान स्थित है। कौन सा मैदान स्थित है, 56 का मैदान स्थित है। इस 56 के मैदान को क्या कहते हैं, कई जगह भाटी मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटी मैदान भी कहते हैं, कई जगह वांगड़ मैदान भी लिखा मिलेगा। तो ये कहाँ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। आगे बात समझो। ऐसे अगर हम और आगे बात करें तो इसका जो प्रवाह मार्ग है वो कैसा है, इसका प्रवाह मार्ग उल्टे यू आकार का है। कैसा है, उल्टे यू आकार का है, उल्टे यू आकार का है, यू आकार का है। इसी कारण ये क्या करती है, इसी कारण ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है भाई, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। किसको, कर्क रेखा को। आई बात समझ में। अगर पूछे कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश से, फिर कहाँ आती है, राजस्थान में, फिर कहाँ चली जाती है, गुजरात में। आगे बात समझे। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर चलती है। आगे बात समझे। इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कांठल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कांठल की गंगा कहते हैं। और क्या कहा जाता है इसको, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। या इसे क्या कहते हैं, इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वागड़ की या वांगड़ की गंगा कहते हैं। ऐसे कई नाम है इसके। क्या, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, या इसे कहते हैं आपके कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा या वागड़ की गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है लगभग 576 किलोमीटर। और उसमें से लगभग राजस्थान में कितनी चलती है ये लिख लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है इसकी, कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी चलती है, राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई।
आई बात समझे? क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? बेणेश्वर में। कहाँ बनाती है? बेणेश्वर में। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। क्या करते, कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है? तो सोम, माही और जाखम, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? त्रिवेणी संगम बनाती। त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहीं क्या होता है? यहीं आदिवासियों का मेला भरता है। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का आदिवासियों का मेला भरता है। यहाँ क्या होता है भाई? आदिवासियों का मेला भरता है। और क्या विशेषता है इसकी? किसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। क्या है भाई? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, ये सब आप कल्चर में पढ़ोगे। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, जगह पूछ ले गांव कौन सा है, तो कई जगह मिलता है नवा टापरा। कौन सा गांव है भाई? नवा टापरा गांव है। आगे बात समझो। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। और अगर हम बात करें तो माही नदी के बारे में और हमें क्या मिलेगा? और अगर हम बात करें तो माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। क्या है भाई? माही नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं। माही नदी पर बांध। तो माही नदी पर कितने बांध हैं? माही नदी पर 3 बांध है। सबसे पहला बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध। ठीक है, और ये माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा है, जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। और क्या विशेषता है? कि आदिवासी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी परियोजना है। हम सिंचाई परियोजना उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे दूसरी कौन सा है? वो है कागदी पिकअप बांध। क्या है भाई? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध है। ये कहाँ पर है? ये है आपके बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा शहर पर है। और ऐसे तीसरा जो बांध है वो कौन सा है? वो है कडाना बांध। वो कौन सा है? कडाना बांध। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। ये कहाँ पर है? ये बांध गुजरात में। ऐसे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं? जैसे अगर आप हम बात करें तो एक परियोजनाएं हैं जो है सुजलाम सुफलाम परियोजना। एक परियोजना नाम क्या है? सुजलाम सुफलाम परियोजना। ये किससे संबंधित है भाई? कि भाई माही नदी को साफ करो। तो ये माही नदी की सफाई से संबंधित है। माही नदी की सफाई से संबंधित है। की सफाई से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, ऐसे हम एक और परियोजना देखते हैं जो है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना। ठीक है, ऐसे हम एक और परियोजना देखते हैं इससे संबंधित। वो कौन सी है? वो है सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, सोम कमला अमला परियोजना। ये क्या है? सोम कागदर, ये उदयपुर में है। ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। ठीक है, आगे बात समझे, ये ध्यान रखना। ऐसे हमें ये पता होना चाहिए कि आपके गलियाकोट डूंगरपुर, डूंगरपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी किनारे स्थित है। और यहीं आके इसे कौन सी नदी मिलती है? यहाँ इसे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? अनास। क्या नाम है? अनास। आई बात समझे? आप बताओ कि गलियाकोट डूंगरपुर क्यों फेमस है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की किसके बारे में? माही नदी के बारे में। आगे बात समझे? ठीक है, हमने मैप में देख लिया और ये सारी बातें हमने माही नदी के बारे में कर ली। अब हम बात करते हैं माही की सहायक नदियों के। जिसमें पहली सहायक नदी वो हमने कौन सी है? वो है सोम नदी। कौन सी है भाई? सोम नदी।
सोम नदी। सोम नदी की क्या विशेषता है भाई? एक जगह है उदयपुर में, ऋषभदेव, उदयपुर में ऋषभदेव। हम लोग ये पहाड़ पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था ऋषिकेश सिरोही में, ऋषभदेव उदयपुर में, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और जाके एक बार इसकी हाइट पता करो। ऋषभदेव, ऋषभदेव में जगह है बाबरला, बाबरला शायद ऐसा ही कुछ नाम है इसका, बाबरवा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। वहां से ये निकलती में से निकलती है, से निकलती है, ठीक है। और क्या है फिर हम जानते हैं कहाँ जाके मिल जाती है? बेणेश्वर, बेणेश्वर डूंगरपुर में, डूंगरपुर में माही से मिल जाती, माही से मिल जाती, ठीक है। आई बात समझे? ठीक है। क्या विशेषता है कि उदयपुर में ऋषभदेव में बाबरला पहाड़ियों से निकलती है। ये बाबल, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, बाबरला है या शायद इसका नाम बाबलवाड़ा है, आई थिंक बाबलवाड़ा से निकलती है और बेणेश्वर डूंगरपुर में जाके माही नदी से मिल जाती है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बात समझो, ठीक है। दूसरा जो, अच्छा इसकी हम सहायक नदी की बात कर लें, जैसे अपने हाँ, इसकी जैसे जो जाखम है, टिड्डी, जाखम, टिड्डी, ये सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। जाखम, एक इसकी नदी है गोमती, कौन सी है? गोमती। एक इसकी सहायक नदी है सारनी, सारनी। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है? वो है जाखम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या विशेषता है? जाखम निकलती है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी। कहां से निकलती है भाई? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी में स्थित पहाड़ियों से ये निकलती, छोटी सादड़ी में स्थित पहाड़ियों से निकलती। आई बात समझ? और प्रतापगढ़ में ही इस पर क्या बना हुआ है? जाखम बांध बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है। और जाखम बांध की क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और क्या विशेषता है कि सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, उससे पानी भी इसी नदी से प्राप्त होता है। किसके लिए फेमस है ये? उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए फेमस है ये? उड़न गिलहरी के लिए। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात समझे, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है करमाई। क्या नाम है? इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम क्या है भाई? करमाई। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगली जो नदी है वो है अनास नदी। क्या नाम है? अनास नदी। विशेषता क्या है? अनास नदी ये आपके आती है मध्य प्रदेश से। कहां से आती है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में ज्यादातर कौन सा भाग है? किसका भाग है? विंध्याचल पहाड़ियों से उद्गम होता है, पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, से निकलती है। और क्या विशेषता है? राजस्थान में एक जगह है मिलीड़ा खेड़ा, वह से प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। और क्या विशेषता है? गलियाकोट के पास आकर, गलियाकोट कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। यहाँ आकर किससे मिल जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में किससे मिल जाती है? माही से, माही से मिल जाती, माही से मिल जाती है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। आई बात सुन। फिर कितने नंबर की? तीसरे नंबर की। चौथे नंबर में कौन सी पढ़ेंगे? मोरेन। क्या विशेषता है? डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है।
कि पहाड़ियों से निकलती है, और डूंगरपुर में ही किससे मिल जाती है? माही से मिल जाती, माही से क्या करती है? मिल जाती है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? अगर हम बात करें तो इसके अलावा और नदियां हैं, एक दो छोटी छोटी नदियां हैं, चलो अलग पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जैसे इसकी एक नदी है जिसका नाम है चाप, एक नदी है जिसका नाम है एराव, और एक नदी है जिसका नाम है ईरू। क्या नाम है? ईरू। ये अन्य सहायक नदियां, ये क्या है? अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और क्या विशेषता अन्य सहायक नदियों में? ये जो माही बजाज सागर बांध है, यहां आकर मिलती है कौन सी? ईरू। तो ईरू नदी माही बजाज सागर बांध के समीप माही बजाज सागर बांध के समीप माही से मिलती है, माही से मिलती है। आगे बात सुनिए, तो ये जो अपनी नदी थी, ये कौन सी नदी थी? ये थी माही नदी। आगे बात सुनिए, एक एक करके हमने समझ लिया। उम्मीद है आपको बता अच्छे से समझ में आया होगा। आगे सुनिए, चलो अगले जो अपनी जो नदी है वो है आपके साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन है भाई साबरमती के संत? साबरमती के संत हैं हमारे महात्मा जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। साबरमती क्या विशेषता है? साबरमती निकलती तो राजस्थान से, उदयपुर में है पादला की पहाड़ियों से, लेकिन ये हमारी प्रमुख नदी नहीं है, ये गुजरात की प्रमुख नदी है। आई बात समझे? गुजरात में साबरमती पर, जो हम जानते हैं कि अहमदाबाद वाला जो एरिया है उस पर पूरा वो साबरमती पर टिका हुआ है, और हम लोगों ने अभी अपने जयपुर में भी साबरमती के अपने तर्ज पर जो है आपके वो कौन सा नाला है, उस नाले का पूरा हमने वो बदलाव किया है और उसका अच्छा खासा नाम रखा है, मैं भूल गया उस नाम को, तो वो देखना, तो वो भी साबर नदी पर, ठीक है। तो साबर नदी मुख्य रूप से राजस्थान से निकलती है। किसकी मुख्य नदी है? ये गुजरात की नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? इसका उद्गम उदयपुर से होता है। उदयपुर में स्थित पादरला की पहाड़ियों से। कहां से होता है? उदयपुर में स्थित पादरला की पहाड़ियों से होता है। कहां की नदी है भाई? गुजरात की प्रमुख नदी है। कहां की प्रमुख नदी है? गुजरात की प्रमुख नदी है। गुजरात की प्रमुख नदी है। राजस्थान में कितनी चलती है? तो इसकी राजस्थान में लंबाई है केवल 45 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? केवल 45 किलोमीटर। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना है कि इसमें अपने क्या प्रश्न आया हुआ कि निम्न में से कौन सी नदी है। चलो पहले मैं बता देता हूँ, कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई इसकी है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। और क्या विशेषता है इसकी भाई? राजस्थान में सबसे कम अपवाह वाली नदी कौन सी है? तो सबसे कम अपवाह वाली नदी है वो है आपके साबरमती। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो राज्य में न्यूनतम अपवाह वाली नदी, न्यूनतम अपवाह वाली नदी कौन सी है? वो है आपके साबरमती। आगे बात समझो, ठीक है। और क्या विशेषता? ये ध्यान रखना कि राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 1% से भी कम इसके अधीन है। इसके अधीन है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई बस में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो अगर हम बात करें सहायक नदियों में, इसमें है वाकल, हथमती, मेशवा, वेत्रक, सेई,
माजम, ये जो सारी जो है वो क्या है, वो इसकी सहायक नदियां हैं। आगे समझे। इस नदी से संबंधित कुछ परियोजनाएं भी है। क्या है भाई, इस नदी से संबंधित परियोजनाएं, इस नदी से संबंधित परियोजनाएं, संबंधित परियोजनाएं। एक तो परियोजना कौन सी है जिसका नाम है सई जल सुरंग, सई जल सुरंग परियोजना। सई जल सुरंग परियोजना क्या विशेषता है भाई, ये उदयपुर में है। कहां पर है ये, इसमें उदयपुर में। और इसमें क्या है, किसको जल दे रहे हैं, जवाई बांध में जल, जवाई बांध को जल उपलब्ध करवाया जाता है, को जल उपलब्ध करवाया जाता है, सबको बताइए। दूसरी एक परियोजना है इसमें, दूसरी एक परियोजना है, वो कौन सी परियोजना है, वो है आपके देवास परियोजना, देवास परियोजना, देवास परियोजना। देवास परियोजना क्या विशेषता है, इसका वर्तमान नाम है मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। वर्तमान में क्या कहते हैं इसे, वर्तमान में इसे कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, सुखाड़िया परियोजना। ये भी क्या बनाई जा रही है, ये भी एक जल सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लंबाई कितनी है, 11.5 किलोमीटर, ठीक है। और क्या विशेषता है, यह परियोजना, यह परियोजना राज्य सरकार व HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। क्या है कि संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। और क्या विशेषता है इनकी कि संयुक्त परियोजना, किसका कितना हिस्सा है, तो हम देखेंगे कि राज्य सरकार का हिस्सा है, राज्य सरकार का हिस्सा कितना है 75%, और HZL का हिस्सा कितना है भाई 25%। आई बात समझ में। ये भी कहा जाता है कि राज्य की ये जो देवास परियोजना है जल सुरंग के दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है, जिसकी लंबाई है 11.5 किलोमीटर। आगे बात समझ। क्या भाई, सहायक नदी आगे सीधी, साबरमती उद्गम कहाँ से हुआ, उदयपुर में स्थित पहाड़ियों से, ठीक है। गुजरात की प्रमुख नदी है, राजस्थान की नहीं है, ठीक है। लंबाई टोटल कितनी है इसकी 416 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई कितनी है 45 किलोमीटर, ठीक है। राज्य में न्यूनतम अपवाह वाली नदी है, राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 1% से कम जो है वो इसके अधीन है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं वाकल, हथमती, मेशवा, वैतरक, सई, माजम आदि। इससे संबंधित परियोजना कौन कौन सी है भाई, एक तो सई जल सुरंग है जो उदयपुर में है, जवाई बांध को क्या किया जाता है, जल उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। फिर क्या इसकी देवास परियोजना जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसकी परियोजना राज्य सरकार और HZL की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है 75% राज्य सरकार का, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हिस्सा कितना है वो है आपके केवल 25%। अगली जो अपनी नदी है वो है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। क्या विशेषता, ये भी कुछ कुछ साबरमती जैसी है, निकलती कहाँ से, सिरोही से निकलती है, लेकिन किसकी मुख्य नदी है, तो ये मुख्य नदी है आपके गुजरात की, ठीक है। ये थोड़ा सा पश्चिम बनास उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है आपके सिरोही में स्थित नया सनावड़ा गांव की पहाड़ियों से, सिरोही में स्थित नया सनावरा, सनावरा गांव की पहाड़ियों से, नया सनावरा गांव की पहाड़ियों से, ठीक है। किसकी, गुजरात की मुख्य नदी, गुजरात की मुख्य नदी, ठीक है। गुजरात का डीसा वगैरह वो जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात की मुख्य नदी है। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 266 किलोमीटर। राज्य में लंबाई कितनी है, राज्य में लंबाई है इसकी 50 किलोमीटर, कितनी है 50 किलोमीटर। इसलिए पश्चिमी बनास जो है वो कम अपवाह वाली ना होकर कौन सी हो जाएगी, आपके साबरमती हो जाएगी। आई बात समझ, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदी कौन सी है भाई, इसकी सहायक नदी है एक
जिसका नाम है सूकली। क्या नाम है भाई? सूकली नाम है। आई बात समझे? अब कई जगह ये भी जैसे कि कहते हैं कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना है राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 1.16%। तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 1.16% जो है वो इसका अपवाह क्षेत्र है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे समझे? ठीक है, तो ये जो है आपके पश्चिमी बनास। अब हमने जितनी भी सारी नदी पढ़ी वो सभी के सभी अरब सागर अपवाह की थी। हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी? हमने सबसे पहले लूनी नदी के बारे में बात किया, फिर उसकी सहायक नदियाँ जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी और सागी के बारे में बात किया। उसके बाद में हमने बात की माही नदी। माही के बाद में माही की सहायक नदियाँ जैसे सोम, जाखम, अनास, मोरेन। ठीक है, उसके बाद हमने चाप की बात की, एराम की बात की, सही नदियों के बारे में अपने एराम। उसके बाद में हमने ईरू नदी के बारे में बात की। फिर हमने बात की साबरमती की, और साबरमती में शायद में हमने देखी उसकी सहायक नदियाँ जैसे वांकल, हथमती, मेशवा, माजम, ये सब नदियाँ। और फिर हमने बात की पश्चिमी बनास की। ठीक है, तो ये तो थी हमारी अरब सागर की नदियाँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में। धन्यवाद।